बौद्ध धर्म, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, एक आध्यात्मिक परंपरा है जो वास्तविकता की प्रकृति को समझने, दुख को दूर करने और करुणा विकसित करने के माध्यम से ज्ञानोदय की खोज पर केंद्रित है। इसके मूल विश्वास 4 आर्य सत्यों, दुख की प्रकृति, इसकी उत्पत्ति, इसका निरोध और इसके निरोध का मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीविका, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि जैसी अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस विदेशी पंथ का चीन में आगमन चीनी इतिहास में एक गहरा मोड़ था, जिसने सदियों के सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत की और अंततः चीनी समाज के ताने बाने में इसकी गहरी एकीकरण हुआ। चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत और विकास कई प्रमुख अवधियों में हुआ। एक प्रारंभिक परिचय। हान राजवंश, पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी। चीन में बौद्ध धर्म के आगमन की सटीक तिथि विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। पारंपरिक खाते अक्सर पूर्वी हान राजवंश 25 से 220 ईस्वी के सम्राट मिंग के एक सपने के बाद भेजे गए एक आधिकारिक दूतावास की ओर इशारा करते हैं, जिसके कारण पश्चिम में दूत भेजे गए जो बौद्ध ग्रंथों और 2 भारतीय भिक्षुओं के साथ लौटे। जबकि यह कथा पौराणिक हो सकती है, पुरातात्विक साक्ष्य और ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि बौद्ध विचार और प्रथाएं संभवतः रेशम मार्ग के माध्यम से धीरे धीरे चीन में फिल्टर हुई, व्यापारियों और संभवतः शुरुआती मिशनरियों द्वारा ले जाई गईं। हान राजधानी लुओयान जैसे केंद्र विदेशी समुदायों के बीच बौद्ध गतिविधि के शुरुआती केंद्र बन गए। इस अवधि के दौरान बौद्ध ग्रंथों के शुरुआती अनुवाद शुरू हुए, हालांकि अक्सर मौजूदा चीनी दर्शनों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्याख्याओं के साथ। 2 विभाजन की अवधि 220 से 589 ईस्वी। हान राजवंश के पतन के बाद चीन कई प्रतिस्पर्धी राज्यों में विभाजित हो गया। राजनीतिक अस्थिरता की इस अवधि ने विडंबना यह है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। उत्तर में गैरहान मूल के शासकों ने अपनी सत्ता को वैध बनाने की मांग की और अक्सर विदेशी संस्कृतियों को अपनाया, सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। फुत्देंग, मृत्यु 349 ईस्वी, जैसे भिक्षुओं, एक मध्य एशियाई मिशनरी जिन्होंने कई शासकों को सलाह दी, ने काफी राजनीतिक प्रभाव डाला और मठों के निर्माण और शास्त्रों के अनुवाद को सुगम बनाया। दक्षिण में एक अधिक स्थापित कन्फ्यूशियस परंपरा के बावजूद बौद्ध धर्म ने अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच भी लोकप्रियता हासिल की, अक्सर ताओवादी विचारों के साथ मिश्रण किया। इस युग ने शुरुआती चीनी बौद्ध समुदायों के विकास और बौद्ध सिद्धांतों की विशिष्ट चीनी समझ के विकास को देखा। 3 सुई और तांग राजवंश 581 से 907 ईस्वी। सुई राजवंश के तहत चीन का पुनः एकीकरण और उसके बाद तांग राजवंश का विकास चीन में बौद्ध धर्म के लिए एक स्वर्ण युग था। महारानी वू जेटियन, शासनकाल 690 से 705 ईस्वी, सहित सम्राटों ने भूमि अनुदान, कर छूट और भव्य मठों और मंदिरों के निर्माण के माध्यम से बौद्ध संस्थानों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। जुआनजांग, लगभग 602 से 664 ईस्वी, जैसे प्रमुख भिक्षुओं, जिन्होंने शास्त्रों को इकट्ठा करने के लिए भारत की एक प्रसिद्ध तीर्थयात्रा की, और यिजिंग 635 से 713 ईस्वी, एक अन्य महत्वपूर्ण अनुवादक और यात्री, ने बड़ी संख्या में ग्रंथों के सटीक अनुवादों के साथ चीनी बौद्ध धर्म ग्रंथों को काफी समृद्ध किया। इस युग में तियानताई, हुआयन, शुद्ध भूमि और चान, ज़ेन जैसे विशिष्ट चीनी बौद्ध विद्यालयों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय बौद्ध सिद्धांतों को चीनी सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल बनाया। बौद्ध धर्म के प्रभाव ने कला, साहित्य और दर्शन को व्याप्त किया, जिससे चीनी सभ्यता पर एक अमिट छाप पड़ी। 4 सोंग राजवंश 960 से 1279 ईस्वी। जबकि तांग राजवंश ने बौद्ध प्रभाव के चरम को देखा, सोंग राजवंश ने नवकन्फ्यूशियसवाद में बौद्ध विचारों के धीरे धीरे एकीकरण को देखा।
एक पुनर्जीवित दार्शनिक प्रणाली जो प्रमुख बौद्धिक शक्ति बन गई। यद्यपि बौद्ध धर्म संपन्न मठवासी समुदायों के साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक शक्ति बना रहा, लेकिन इसे नवकन्फ्यूशियसवाद और एक अधिक मुखर राज्य से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालांकि इस अवधि के दौरान चान बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया, ध्यान और प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया। 5 बाद के राजवंश युआन मिंग किंग 1271 से 1912 ईस्वी मंगोल युआन राजवंश के तहत तिब्बती बौद्ध धर्म ने शासकों के वज्रयान परंपरा के संरक्षण के कारण प्रमुखता हासिल की। बाद के मिंग और किंग राजवंशों ने बौद्ध धर्म के अभ्यास की निरंतरता देखी, अक्सर ताओवाद और कन्फ्यूशियसवाद के साथ एक समन्वयवादी मिश्रण में। राज्य ने बौद्ध संस्थानों पर एक निश्चित नियंत्रण बनाए रखा, और जबकि बौद्ध धर्म लोकप्रिय धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा, इसने आम तौर पर तांग राजवंश के दौरान के समान स्तर का राजनीतिक प्रभाव नहीं डाला। चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार सांस्कृतिक आदान प्रदान से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था, जो मुख्य रूप से रेशम मार्ग द्वारा सुगम बनाया गया था। व्यापार मार्गों का यह नेटवर्क न केवल वस्तुओं के लिए बल्कि विचारों, लोगों और धार्मिक विश्वासों के लिए भी एक माध्यम के रूप में कार्य करता था। रेशम मार्ग पर यात्रा करने वाले भिक्षुओं, मिशनरियों और व्यापारियों ने चीन में बौद्ध धर्म ग्रंथों, कला और प्रथाओं को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य एशियाई राज्य, जिनमें से कई ने पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था, इस संचरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। अनुवादकों, अक्सर मध्य एशियाई या भारतीय मूल के, ने बौद्ध ग्रंथों को चीनी में अनुवाद करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्हें भारी भाषाई और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रेशम मार्ग के किनारे प्रचलित कलात्मक शैलियों, जैसे गांधार कला, जिसने हेलेनिस्टिक और भारतीय प्रभावों को मिश्रित किया, ने प्रारंभिक चीनी बौद्ध कला को भी प्रभावित किया। चीनी दर्शनों के साथ अंतःक्रिया अपने आगमन पर बौद्ध धर्म का सामना अच्छी तरह से स्थापित स्वदेशी दार्शनिक परंपराओं, मुख्य रूप से कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद से हुआ। इन प्रणालियों के बीच अंतःक्रिया जटिल और बहुआयामी थी। प्रारंभिक गलत व्याख्याएं, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक चीनी समझ अक्सर ताओवादी अवधारणाओं के माध्यम से तैयार की गई थी। उदाहरण के लिए, बौद्ध अवधारणा शून्यता को कभी कभी ताओवादी अवधारणा वो अभाव के बराबर माना जाता था। पारस्परिक प्रभाव, समय के साथ बौद्ध दर्शन की अधिक सूक्ष्म समझ विकसित हुई और बदले में बौद्ध धर्म ने कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद को प्रभावित किया। ब्रह्मांड विज्ञान, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बौद्ध विचार लोकप्रिय चीनी मान्यताओं में शामिल हो गए। ताओवाद ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म से मठवासी प्रथाओं और संगठनात्मक संरचनाओं को उधार लिया। समन्वयवाद, अंतःक्रिया की लंबी प्रक्रिया से समन्वयवाद की एक डिग्री पैदा हुई, जिसमें बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद के तत्व सहअस्तित्व में थे और चीनी धार्मिक और दार्शनिक विचारों के भीतर एक दूसरे को प्रभावित करते थे। यह नवकन्फ्यूशियसवाद के विकास में स्पष्ट है, जिसने बौद्ध धर्म से आध्यात्मिक विचारों को शामिल किया। चीन में बौद्ध धर्म को जड़ जमाने के लिए इसे चीनी सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल होना पड़ा और बदले में चीनी संस्कृति इसके अंगीकरण से बदल गई। चीनी संस्कृति के अनुकूलन। पितृभक्ति बौद्ध धर्म, जिसने शुरू में सांसारिक बंधनों को त्यागने पर जोर दिया था, धीरे धीरे कन्फ्यूशियस के गहरे बैठे मूल्य पितृभक्ति को समायोजित किया। बौद्ध कथाओं के भीतर पितृभक्ति की कहानियां उभरीं और मृत पूर्वजों को कर्मिक पुण्य के हस्तांतरणीय होने की अवधारणा लोकप्रिय हुई। पूर्वज पूजा, यद्यपि यह एक मूल बौद्ध सिद्धांत नहीं था, पूर्वजों की पूजा चीनी धार्मिक प्रथा का एक केंद्रीय पहलू था। बौद्ध धर्म ने बौद्ध ढांचे के भीतर पूर्वजों की आत्माओं को स्वीकार करने और एकीकृत करने वाले अनुष्ठानों और समारोहों को शामिल करके अनुकूलन किया। राजनीतिक वैधता। शासकों ने अक्सर अपनी शक्ति को वैध बनाने के लिए बौद्ध धर्म का इस्तेमाल किया,
खुद को चक्रवर्ती राजाओं, धार्मिक बौद्ध शासकों या यहाँ तक कि बोधिसत्वों के अवतार के रूप में चित्रित किया। भव्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण शाही शक्ति और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में कार्य करता था। चीनी बौद्ध विद्यालयों का विकास अनुकूलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विशिष्ट चीनी बौद्ध विद्यालयों का उदय था, जिन्होंने बौद्ध धर्म की व्याख्या और अभ्यास उन तरीकों से किया जो चीनी मन के साथ प्रतिध्वनित हुए। ओतियानताई कमल सूत्र में निहित बुद्ध की शिक्षाओं की व्यापक और सामंजस्यपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया। ओ हुआयन सभी घटनाओं की परस्पर संबद्धता और अन्योन्याश्रय पर ध्यान केंद्रित किया, जो अवतंसक सूत्र से गहराई से लिया गया था। ओ शुद्ध भूमि अमिताभ बुद्ध में विश्वास और उनके पश्चिमी स्वर्ग में पुनर्जन्म के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत किया, जो आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। ओ चान ज़ेन शास्त्रों और बौद्धिक समझ पर निर्भरता को कम करते हुए प्रत्यक्ष अनुभव और ध्यान को ज्ञानोदय के मार्ग के रूप में महत्व दिया। चान बौद्ध धर्म, आत्मनिर्भरता और अनुशासन पर अपने जोर के साथ चीनी कला, साहित्य और दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला। क्षेत्रीय विविधताएं, जबकि प्रमुख विद्यालय राष्ट्रव्यापी रूप से विकसित हुए, बौद्ध प्रथा और विश्वास में क्षेत्रीय विविधताएं भी उभरीं, जो स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाती हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला, जिसने चीनी समाज पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। सामाजिक प्रभाव, बौद्ध मठ महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान बन गए, जरूरतमंदों को शरण प्रदान करते थे, धर्मार्थ सेवाएं प्रदान करते थे और सीखने और सामुदायिक जीवन के केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। करुणा और नैतिक आचरण पर बौद्ध जोर ने सामाजिक मूल्यों को प्रभावित किया और परोपकारी गतिविधियों के विकास में योगदान दिया। राजनीतिक प्रभाव, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शासकों ने अक्सर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बौद्ध धर्म का इस्तेमाल किया। मठों ने महत्वपूर्ण भूमि और धन जमा किया, जिससे कभी-कभी राज्य के साथ तनाव पैदा हुआ। बौद्ध पादरी शासकों को सलाह देने और दरबारी मामलों में भाग लेने के कारण काफी राजनीतिक प्रभाव डाल सकते थे। आर्थिक प्रभाव, मठों ने भूमि स्वामित्व, ऋण देने की प्रथाओं और मिलों और अन्य उद्यमों के संचालन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका निभाई। मंदिरों के निर्माण और बौद्ध कला के संरक्षण ने आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया। हालांकि मठवासी भूमि की करमुक्त स्थिति ने कभी-कभी राज्य पर आर्थिक दबाव भी डाला। सांस्कृतिक प्रभाव, बौद्ध धर्म ने चीनी कला, मूर्तिकला, वास्तुकला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। दुनहुआंग और लोंगमेन जैसी गुफाएं सदियों पुरानी शानदार बौद्ध कला को प्रदर्शित करती हैं। बौद्ध कहानियों और दृष्टांतों ने चीनी लोक कथाओं और साहित्यिक परंपराओं को समृद्ध किया। चीन में मुद्रण का विकास आंशिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों के प्रसार की इच्छा से प्रेरित था। बौद्ध दर्शन ने बौद्धिक परिदृश्य में भी योगदान दिया, नवकन्फ्यूशियसवाद और विचार के अन्य विद्यालयों को प्रभावित किया। अपने व्यापक अंगीकरण और गहरे प्रभाव के बावजूद चीन में बौद्ध धर्म को अपने इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राज्य का विरोध, मजबूत राज्य नियंत्रण और कन्फ्यूशियस विचारधारा के पालन की अवधि में अक्सर बौद्ध धर्म का उत्पीड़न हुआ। उल्लेखनीय उदाहरणों में उत्तरी वेई, उत्तरी झोउ और तांग राजवंशों के दौरान बौद्ध विरोधी उत्पीड़न शामिल हैं। इन उत्पीड़नों में मठों का विनाश, भूमि का जब्ती और भिक्षुओं और ननों को जबरन सांसारिक जीवन में वापस लौटना शामिल था। आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अक्सर इन कार्यों को प्रेरित किया, क्योंकि राज्य ने मठवासी संस्थानों की शक्ति और धन को कम करने की मांग की थी। स्वदेशी परंपराओं से प्रतिस्पर्धा, कन्फ्यूशियसवाद, सामाजिक पदानुक्रम और राज्य सेवा पर अपने जोर के साथ, और ताओवाद अपने रहस्यमय और प्रकृतिवादी दर्शन के साथ चीनी समाज में प्रभावशाली ताकतें बनी रहीं, जो वैकल्पिक आध्यात्मिक और नैतिक ढांचे प्रदान करती थीं। समन्वयवाद और धर्मनिरपेक्षता,
जबकि समन्वयवाद ने बौद्ध धर्म को चीनी संस्कृति में एकीकृत करने की अनुमति दी। इसने स्थानीय मान्यताओं और प्रथाओं के साथ मिश्रण होने के कारण कुछ मूल बौद्ध सिद्धांतों के कमजोर पड़ने का भी नेतृत्व किया। समय के साथ और विशेष रूप से हाल के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता और नई विचारधाराओं के उदय ने भी बौद्ध धर्म की प्रमुखता के लिए चुनौतियां पेश कीं। ऐतिहासिक घटनाएं 19वीं शताब्दी में ताइपिंग विद्रोह और उसके बाद युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल की अवधि, जो कम्युनिस्ट क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 में परिणत हुई, ने बौद्ध संस्थानों को भारी विनाश पहुंचाया और धार्मिक प्रथाओं को दबा दिया। सांस्कृतिक क्रांति विशेष रूप से पारंपरिक संस्कृति और धर्म को मिटाने के उद्देश्य से थी, जिससे मठों को बंद करना, मंदिरों और कलाकृतियों का विनाश और बौद्ध पादरियों और चिकित्सकों का उत्पीड़न हुआ। निष्कर्ष: चीन में बौद्ध धर्म की यात्रा, इसकी प्रारंभिक शुरुआत से लेकर एक प्रमुख धर्म के रूप में इसकी स्थापना तक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अनुकूलन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। सदियों से बौद्ध धर्म चीनी समाज के साथ जुड़ गया, जिसने अपनी कला, दर्शन, नैतिकता और सामाजिक संस्थानों में एक स्थायी विरासत छोड़ी। उत्पीड़न और प्रतिस्पर्धा की अवधि का सामना करने के बावजूद बौद्ध धर्म ने उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया, विशिष्ट चीनी रूपों में विकसित हुआ जो चीनी लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए। आज दमन की अवधि के बाद चीन में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। मंदिरों और मठों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और बौद्ध प्रथाएं तेजी से दिखाई दे रही हैं। जबकि समकालीन चीनी समाज में इसकी भूमिका इसके ऐतिहासिक प्रभुत्व से अलग है, बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति बनी हुई है, पश्चिमी ऋषि के ड्रैगन की भूमि पर गहरे प्रभाव की एक जीवंत अनुस्मारक है।